बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके भूगोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये हमारा 15वां भाग होगा, 15th लेक्चर होगा, जब आप सोशल स्टडीज सब्जेक्ट को लेकर के अगर बात करते हैं सीटेट यूपीटेट पेपर 2 और जो जूनियर सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मिनीमाता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है। मिनीमाता डिजीज़ आपने सुनी होगी या मिनीमाता डिजीज़ करके आप इसे कहते हैं। कहीं ना कहीं जब मैं बात करूं, जापान में एक खाड़ी थी मिनीमाता, जो औद्योगिक वेस्ट होते थे, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते थे, वो उनके थ्रू बह करके कहीं ना कहीं जा करके इसी खाड़ी में मिलते थे और यहाँ से जो है मिनीमाता डिजीज़ देखने को मिली। यहीं से जो मिनीमाता की घटना है या मिनीमाता जो रोग है वो देखने को मिलता है। तो 86 में जो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा ये आपका रिलेट करता है वाटर पॉल्यूशन से। 87 में क्या कहते हैं, ये निम्नलिखित समूहों में से कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करती हैं। मतलब जो भी उनके जीवन यापन को लेकर के बात की जाए तो वो खाद्यान्न संग्रह को लेकर के बात करो या जो भी हैं वो शिकार से कर रही होती है। बुशमैन, पिग्मी, एक्सिमो करके है, मसाई, किर्गिज़, बोरो, पिग्मी, एस्किमो, या फिर किर्गिज़ है या फिर बोरो, बुशमैन और मसाई। 87 नंबर क्वेश्चन में जो पिग्मी है, जो एक्सिमो होते हैं, जो बुशमैन जनजाति है, ये क्या करती हैं, अपने खाद्यान्न संग्रह जो भी चीज़ें हैं या फिर जब हम जीवन यापन को लेकर के बात कर रहे हैं तो खाद्यान्न संग्रह और शिकार से ये जो है उसकी प्रतिपूर्ति कर रही होती हैं। 87 में करेक्ट आंसर पहला आएगा। 88 में क्या बोला है इन्होंने, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही होगा। खाद्य सुरक्षा के संबंध में बोला है तो इन्होंने कहा खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है। सरकार जो है अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है। सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। या फिर खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा जो है उपलब्ध हो। तो 88 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। ऑल टाइम, ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल पीपुल, सभी के लिए सही समय पर, कोई भी आपका सभी समय ऑल टाइम में सुरक्षित और पौष्टिक, मतलब आपका सुरक्षित भी हो और पौष्टिक भी हो, न्यूट्रिशनल फूड एक तरीके से कह सकते हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं वही हमारी जो है वो फूड सेफ्टी के तहत देखने को मिलती हैं। करेक्ट आंसर आपका डी आएगा। गल्फ स्ट्रीम धारा जो है वो कहाँ प्रवाहित होती है, 89 में आपसे ये पूछा है। प्रशांत, अंध महासागर, आशा अंतरीप करके बोला है, या फिर आर्कटिक महासागर। 89 का जो आपका आंसर आएगा ये आपका अंध महासागर के पश्चिमी तट पर गल्फ स्ट्रीम धारा जो है वो प्रवाहित हो रही होती है। तो 89 में जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा आपका, बी आएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ से, 90 नंबर में कहा है कि शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। ये बुशमैन है या एस्किमो जनजाति करती है, पिग्मी या फिर किर्गिज़ जो जनजाति है वो करती है। किस यंत्र का प्रयोग है, हार्पून। 90 नंबर में आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो एस्किमो को लेकर के है। करेक्ट आंसर जो है यहाँ से बी होगा कि शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग जो है वो एस्किमो जनजाति के द्वारा किया जाता है। बहुत बहुत वेलकम है जो अभी क्लास में आ रहे हैं। एक और सवाल इन्होंने कहा, 91 में कहते हैं कि विश्व की प्रजातियों व उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत हैं, इनमें से आपको गलत जोड़ा बताना है। कहते हैं पिग्मी कांगो बेसिन में निवास करती हैं जनजाति, बद्दू जनजाति सऊदी अरब की है, सकाई साइबेरिया की है, एस्किमो उत्तरी अमेरिका या टुंड्रा प्रदेश की जनजाति है। ये आपसे इन्होंने सवाल पूछा है 91 में। 91 नंबर ध्यान दीजिएगा, एस्किमो जो कि हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग कर रही होती है वो आपके नॉर्थ अमेरिका से ही है। नॉर्थ अमेरिका के टुंड्रा प्रदेश से जो है वो देखने को मिलती है। 91 की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे। बाकी पिग्मी आपकी कांगो बेसिन की है, बद्दू भी आपका जो है वो सऊदी अरब से देखने को मिलते हैं। 91 की जब हम बात करेंगे तो सकाई यहाँ से रिलेट नहीं करते हैं, ये साइबेरिया से रिलेट नहीं करते हैं। ये आपको जो गर्म प्रदेश है वहाँ से देखने को मिलेंगे, साइबेरिया जो है आपका अलग हो जाएगा यहाँ से। तो करेक्ट आंसर सी आएगा। उम्मीद है चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगले सवाल को लेकर के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 92 नंबर में,
आपसे कहा है इन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? कोयला, चूना पत्थर बोला है इन्होंने, जस्ता बोला है और जिप्सम बोला है। यहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स को लेकर के आपसे बात की है 92। दोस्त जब हम 92 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो जो जस्ता है वो हमारे मेटेलिक मिनरल्स में देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर हमारा सी आएगा। 93 में क्या है? ये कहा है कि इनमें से लोहे का कौन सा ओर आपका नहीं होगा। लोहे का ओर इनमें से कौन सा नहीं है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट और सिडेराइट। तो ओर्स ऑफ आयरन की बात करें तो हेमेटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट ये तीनों ही आपके आयरन ओर्स हैं, लेकिन इसमें लिग्नाइट जो है वो आपका शामिल नहीं होगा। करेक्ट आंसर सी आएगा 93 में। 94 की बात कर ले, यहाँ पर लिखा है विक्षेप बल यानी कि कोरियोलिस फोर्स लेकर के बात की है। आप देखते होंगे किस तरीके से पृथ्वी जो है वो बंधी हुई है। पृथ्वी की जो गति है वो आपकी कोरियोलिस फोर्स से ही कहीं ना कहीं रिलेट कर रही होती है। तो इन्होंने कहा है कि आखिर कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता किससे है? क्या प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि वायुदाब से, पृथ्वी के परिभ्रमण से, तापमान के अंतर से होता है, या फिर उच्चावचीय विषमता से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं? जैसा कि अभी आपको मैंने बोला कि पृथ्वी की गति यानी कि मोशन ऑफ अर्थ से रिलेट करता है कोरियोलिस फोर्स, तो पृथ्वी के परिभ्रमण से ये उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर आपका 94 का जो है वो बी आएगा। एक और सवाल पर चलते हैं। आपसे कहा है मंगोलायड प्रजाति के उत्पत्ति का क्षेत्र। तो मंगोलायड कहाँ के हैं? मध्य यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका और मध्य ऑस्ट्रेलिया बोला है। यहाँ पर जो मंगोलायड प्रजाति है वो सेंट्रल एशिया से रिलेट करती है। करेक्ट आंसर 95 का बी आएगा। 96 में क्या कहा है? कहते हैं वेस्टर्न घाट को किस नाम से भी पुकारा, मतलब और दूसरा नाम क्या है वेस्टर्न घाट का? शिवालिक श्रेणी बोला है, विंध्याचल श्रेणी है, सह्याद्री है या फिर अजंता श्रेणी है। जब हम इंडिया के मैप को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रीजन, जी हाँ मैं एक बार फिर से बनाए दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आप नीचे वाला इलाका देखते हो भारत का, तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का रीजन है, आप गुजरात के नीचे से देखेंगे तो इस तरीके से आपका तमिलनाडु के छोर तक आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से होकर के आपका गोवा वगैरह से होकर के नीचे तक आपका केरला और फिर यहाँ तमिलनाडु नीचे तक, तो ये वेस्टर्न घाट है आपका। और इसको हम जो दूसरे नाम से पुकारते हैं वो है सह्याद्री श्रेणी। यहीं पर कोंकण और यहीं पर मालाबार तट देखने को मिलते हैं। ऊपर साइड का आपका कोंकण कहलाता है यहाँ पे, और ये होता है मालाबार। और यहाँ पर जो है वो आपका कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है, जो कि हमको ईस्ट या साउथ ईस्ट में देखने को मिलेगा। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। आगे चलते हैं एक और सवाल पे। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों से होकर किससे होकर के इनमें से नहीं गुजरती है? 97 में आपसे इन्होंने कहा है। एक ट्रिक है आपका गमछा झार मित्र पर। कौन सी ट्रिक है? गमछा झार मित्र पर। तो गा से आपका गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, ये झारखंड है, ये राजस्थान है, मी से मिजोरम, ये त्रिपुरा है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो इतने राज्यों से होकर के कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन होती है वो गुजरती है। एक आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे यूपी इसमें आपका शामिल नहीं है, बाकी जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। 98 में आपसे कहा है ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा। जब हम समर वैकेशन को लेकर के बात करते हैं, मतलब समर्स को लेकर के बात करते हैं, गर्मी की छुट्टियों की याद आ गई तो जब हम ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को लेकर के बात करें तो इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा अनुक्रम सही होगा? क्या अहमदाबाद में ज़्यादा बारिश होती है, फिर कोलकाता में या इलाहाबाद में, या कोलकाता में ज़्यादा बारिश होती है, फिर इलाहाबाद या अहमदाबाद में, या बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं 98 में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अमाउंट ऑफ रेनफॉल को लेकर के, कोलकाता में सबसे ज़्यादा, फिर इलाहाबाद में, और उसके बाद जो है वो अहमदाबाद में जो रेनफॉल का अमाउंट है वो हमें देखने को मिलता है। जो करेक्ट आंसर है यहाँ से वो आपका क्या आएगा? बी होगा। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। जो कोरोमंडल तट है आखिर उस पर वर्षा सबसे ज़्यादा किससे होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से, साउथ वेस्ट मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से, या फिर लोकल विंड्स से यानी कि स्थानीय पवनों से। कोरोमंडल तट अभी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर जब हम भारत के मैप को लेकर के बात करेंगे, ये आपका पूरा इलाका, यहाँ से कोंकण, ये मालाबार, कोरोमंडल यहाँ पे होता है, मतलब ये साउथ है आपका, ये ईस्ट है, यहाँ पर नॉर्थ है। तो जो कोरोमंडल तट है दोस्त, यहाँ पे जो बारिश होती है वो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कौन सा मानसून है आपका? नॉर्थ ईस्ट मानसून से आपको कोरोमंडल तट पर जो है वो बारिश देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका क्या आएगा?
सी आएगा। अगर यहीं पर कोंकण या मालाबार अगर आपसे पूछा होता, या फिर सह्याद्री वाला जो भी हम एक क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, उन श्रृंखलाओं की अगर बात की होती, तो साउथ ईस्ट मानसून जो है, माफ़ी चाहेंगे, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो वहाँ पर काम कर रहा होता है। मतलब तब बी वाला आंसर हमारा सही होता। 100 नंबर में क्या बोला है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा को लेकर के बात की है, किससे होती है, मतलब ठंडी के दिनों में जो बारिश होती है वो किससे होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ना तो आपका नॉर्थ ईस्ट से ना साउथ वेस्ट से, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होते हैं, यानी पश्चिमी विक्षोभ, वहाँ से हमें बारिश जो है वो देखने को मिलती है। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। ये सवाल आपका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बैठ के अगर हम बताएंगे इसे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कितने डिग्री में, 1 डिग्री में आपका 4 मिनट होता है, तो 4 मिनट कैसे निकल करके आएगा। फिलहाल के लिए मैं आंसर आपको ज़रूर बता दूंगा 101 में कि इतने इतने पूर्वी देशांतर आपका, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल जो आपके डिस्टेंसेस हैं उनको लेकर के बात की है। सूर्योदय प्रातः 6:10 पर हो रहा है। मुंबई में यही चीज़ जो है वो 73 डिग्री पर सूर्योदय जो है कितने टाइम पर होगा। तो 101 में जो आपका आंसर आएगा यहाँ से, वो 7:12 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन जो है वो क्या कहलाती है, फॉन, चिनूक, मिस्ट्रल या फिर सिरक्को। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन को लेकर के पूछा है, उसमें क्या आएगा। तो जो सिरक्को करके है या सिरोको, इसे अक्सर आप देखते होंगे ये लिखा हुआ रहता है, सिरोको। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या आएगा, डी आएगा। 103 में क्या बोला है आपसे कि निश्चित सीमा, यानी कि कोई लिमिट होती है ऐसे में, और निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को हम क्या बोलते हैं, उसे ड्रिफ्ट बोलते हैं, करंट स्ट्रीम होता है या जेट स्ट्रीम होता है। 103। उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से आंसर कर रहे होंगे। दोस्तों जो नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट ज़रूर करें। डेली शाम को 7:30 बजे आपकी क्लास होती है एसएसटी की, तो उसे आप ज़रूर पढ़ें। जूनियर सुपर टेट के लिए जो सीटेट यूपीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रीट DSSB पे भी आपका काम आएगा। 103। जब हम तीव्र गति को लेकर के बात करें, एक निश्चित सीमा की बात करें, एक निश्चित दिशा की बात करें, ये है धारा। करेक्ट आंसर आपका बी आएगा। आगे पूछा है निम्न वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है। प्रतिचक्रवात, एंटी साइक्लोन्स करके होते हैं आपके, कोहरा होता है, चक्रवात साइक्लोन्स, या फिर वाताग्र करके बोला है इन्होंने आपसे। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर प्रतिचक्रवात, कोहरा है, चक्रवात है, वाताग्र है। 104 जो लो एयर प्रेशर का जोन होता है वो साइक्लोन्स में कंसीडर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या आएगा, सी आएगा। 105 में क्या है, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं। चक्रवात है, हरिकेन है, टाइफून है या चिनूक बोला है। कैरेबियन सागर में जो उत्पन्न होता है तूफान, उसका नाम आपसे इन्होंने पूछा है 105 में। 105 में जो भी कैरेबियन सागर में तूफान होते हैं उन्हें हम हरिकेन करके बोल देते हैं। क्या कहते हो आप, हरिकेन। अलग अलग जगह है, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ये चीज़ भी, ये सवाल भी आपका ऐसे में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। जो डोलड्रम का एरिया है, डोलड्रम मतलब होता है शांत क्षेत्र। आप जब पूरे ग्लोब को लेकर के बात करते हैं, ये वाला आपका ग्लोब, बीच से जाने वाली रेखा, पूरे ग्लोब को हम पृथ्वी, एक भू या भू प्रतिरूप या पृथ्वी का प्रतिरूप कह देते हैं। भू के मध्य से जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहलाती है। 0 डिग्री लाइन होती है ये हमारी, जो ये वाली लाइन है जो मैंने अभी जो है यहाँ पर खींची है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ये साउथ का सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल है आपका, साउथ पोल है। ये वाला पूरा एरिया आपका, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये सदर्न हेमिस्फीयर। आपको मैं बता दूं, जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री से 5 डिग्री तक ऊपर की तरफ चलते हैं, और वैसे ही जब हम 0 डिग्री से 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं, तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो अक्षांश होता है, यानी कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं, वही डोलड्रम यानी कि शांत क्षेत्र में कंसीडर किए जाते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से वो क्या आएगा, सी आएगा। फेरल का नियम किससे रिलेट करता है। यहाँ पर 107 में पूछा है, रेल मार्ग से, वायु संचार से, वर्षा से या समुद्री मार्ग से। फेरल का नियम किससे रिलेट करता है। 107 में जब हम बात करेंगे फेरल के लॉ को लेकर के,
वो वायु संचार से रिलेट करता है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या आएगा, बी आएगा। 108 में पूछा है आपसे इन्होंने कि भारत में कौन सा जंतु जो है वो लुप्त हो गया, बाघ, शेर, चीता या फिर तेंदुआ। लुप्त होने को लेकर के आपसे पूछा है, जो ऐसे में नहीं देखने को मिलते हैं। तो बाघ बिल्कुल, टाइगर स्टेट भी है आपके यहाँ पर, टाइगर तो है ही है, शेर भी है, तेंदुआ भी मिलेंगे। लेकिन हम चीता को लेकर के अगर बात करें तो चीता जो है वो कहीं ना कहीं लुप्त प्राय जंतु में कंसीडर किया जाता है। करेक्ट आंसर सी आएगा। पूछा है जलोढ़ मिट्टी कहाँ अधिक मिलती है 109 में। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत है, गंगा यमुना मैदान है या फिर पूर्वी भारत। जलोढ़ मिट्टी कहाँ अधिक मिलती है 109। यहाँ पर अगर मैं दोस्त बात करूँ उत्तर को लेकर के, तो जलोढ़ मिट्टी कहीं ना कहीं आप देखते हो जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, तो जो गंगा यमुना का मैदान है वहाँ हमें जलोढ़ मिट्टी की अधिकता देखने को मिलेगी। करेक्ट आंसर सी होगा। एक और सवाल है आपका कि भारत का 26वां राज्य इनमें से कौन सा है। 26th स्टेट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा, उत्तराखंड, झारखंड, गोवा या फिर छत्तीसगढ़। 26वां राज्य। 110 नंबर क्वेश्चन को लेकर के अगर हम यहाँ पर बात करें तो 110 में जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो 26 था आपका छत्तीसगढ़। आपके लिए एक सवाल है, इस समय नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं और नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश इस समय जो है वो देखने को मिलेंगे आपको। 2021 इस समय आपका चल रहा है, आज 2 अप्रैल की डेट है। तो ऐसे में आप बताइएगा कितने स्टेट्स और कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो यूपी टेट के लिए कोर्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, जो कोर्स आपकी शुरुआत मार्च से हुई है। लेकिन सोशल स्टडीज़ अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको 1 मई से पढ़ाना शुरू करूँगा। 1 मई से SST का मेरा कोर्स आएगा और यहाँ पर एक मेरा रेफरल कोड है, वो आप हमेशा याद रखिए जब अनअकैडमी पर आना चाहें, MAHESH महेश YT। इस कोड को यूज़ करके आप अनलॉक कर सकते हैं, एक्सेस पा सकते हैं और 10% का डिस्काउंट भी आप इस कोड को यूज़ करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे हम मिलते हैं जल्दी ही एक और लेक्चर में। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।